हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे 15th चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में और लास्ट क्लास में हमने बात करी थी अल्फा क्षय यानी अल्फा डी की। क्या होता है, किसी भी भारी नाभिक में से जिनकी द्रव्यमान संख्या 210 से ज़्यादा हो, ऐसे किसी भारी नाभिक में से जब कोई अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो इस प्रोसेस को अल्फा डी के यानी अल्फा क्षय कहते हैं। और उसके साथ ही एक नए प्रकार के नाभिक का निर्माण भी होता है। इस पूरी प्रोसेस में हमने ये देखा था कि जो पेरेंट नाभिक है हमारे पास, मूल नाभिक, उससे एक नया नाभिक बनता है जिसकी परमाणु संख्या जो है वो तो 2 कम होती है और द्रव्यमान संख्या 4 कम होती है। साथ ही एक अल्फा पार्टिकल निकलता है जो हीलियम का नाभिक होता है और इस पूरी प्रोसेस में ऊर्जा रिलीज होती है जिसे विघटन ऊर्जा यानी डीके एनर्जी कहते हैं। इम्पोर्टेंटली हमने ये पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ दी जो डीके एनर्जी है, विघटन ऊर्जा, वो अल्फा पार्टिकल को मिलती है और कुछ पोर्शन जो है वो इस वाय नाभिक को मिलती है और इसकी वजह से इसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है जो लगभग विघटन ऊर्जा के बराबर आती है। हमने देखा था अगर 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विघटन ऊर्जा हो तो उसमें से लगभग 4.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विघटन ऊर्जा का भाग तो इसको मिल जाता है और बाकी रिमेनिंग 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस नाभिक को मिलता है। ये सारी हमने चर्चा करी थी। आज हम इसी को और थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। तो हम जो पढ़ रहे गाइस टॉपिक वो है अल्फा डीके यानी अल्फा क्षय। अब इसमें इंपॉर्टेंट मैंने कुछ बातें लिखाई थी, वो ये है कि इस पूरी प्रोसेस में आवेश भी संरक्षित रहता है, न्यूक्लियॉन्स की संख्या भी संरक्षित रहती है और संवेग भी संरक्षित रहता है। इसका हमने एक एग्जाम्पल जो देखा था वो मैंने लिखा था यूरेनियम का। 92 यूरेनियम 238 से जब अल्फा डीके होता है तो थोरियम बनता है। थोरियम 90 234 प्लस एक अल्फा पार्टिकल यानी 2He4 और प्लस इसमें विघटन ऊर्जा निकलती है। क्लियर? अब यहाँ पर दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर नाभिक से अल्फा पार्टिकल ही क्यों निकलता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी तो इंडिविजुअल निकल सकते हैं और उस प्रक्रिया के दौरान भी नाभिक क्षयित हो सकता है, लेकिन अल्फा क्षय में नाभिक में से, भारी नाभिक में से अल्फा पार्टिकल ही क्यों निकलता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन क्यों नहीं निकलता? तो क्वेश्चन ये है कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन क्यों नहीं निकलते, केवल अल्फा पार्टिकल ही क्यों निकलता है? तो मान लेते हैं कि किसी अल्फा क्षय में नाभिक में से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन निकल जाता है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि पेरेंट नाभिक में से नया नाभिक बनेगा वाई और उसके साथ या तो प्रोटॉन निकल जाए या फिर हम ये माने कि नया नाभिक बनेगा और इसके साथ न्यूट्रॉन निकल जाए। ये 2 कंडीशन अपन मान लेते हैं। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में होगा क्या कि हमारे पास जो उत्पाद का कुल द्रव्यमान आएगा, उत्पाद मतलब जो बनने वाला नाभिक है और जो प्रोटॉन है, या फिर जो बनने वाला नाभिक है और न्यूट्रॉन है, यानी हमारे पास Y+P बनने वाले नाभिक और प्रोटॉन का द्रव्यमान या फिर बनने वाले नाभिक और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो हमेशा ही इस X यानी मूल नाभिक से ज्यादा होगा। अगर किसी नाभिक में से अल्फा कण निकलने के बजाय प्रोटॉन या न्यूट्रॉन निकले तो जो उत्पाद होंगे उनका द्रव्यमान इस नाभिक से ज्यादा होगा, मूल नाभिक से। ये क्यों होगा? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी नाभिक का द्रव्यमान उसके संघटक यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से हमेशा कम होता है और इसे हमने द्रव्यमान में क्षति कहा था। पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी से हमें ये पता चलता है। तो अगर अल्फा पार्टिकल नहीं निकल के प्रोटॉन या न्यूट्रॉन निकल जाए तो इस स्थिति में उत्पादों का द्रव्यमान इस मूल नाभिक से ज्यादा होगा और इस स्थिति में हमने जो विघटन ऊर्जा पढ़ी थी Q, वो क्या पढ़ी थी? वो होती थी mx माइनस my माइनस m अल्फा और इंटू c का स्क्वायर, ये पढ़ी थी। तो इस स्थिति में अगर इस x वाले का द्रव्यमान उत्पाद के नाभिक से या उत्पाद से कम होगा, मतलब ये वाली वैल्यू तो होगी माइनस में छोटी और ये वाली वैल्यू होगी बड़ी, तो इस स्थिति में जो विघटन ऊर्जा आएगी उसका मान 0 से कम आएगा, यानी विघटन ऊर्जा नेगेटिव आएगी गाइस। क्या आएगी? नेगेटिव। और अगर विघटन ऊर्जा का मान नेगेटिव आएगा यानी कि ये पूरी प्रोसेस जो है वो स्वतः नहीं हो पाएगी, ये प्रोसेस ऑटोमेटिक नहीं होगी, ये प्रोसेस स्वतः नहीं होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो उत्सर्जन है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलेंगे उस स्थिति में जो विघटन ऊर्जा आएगी वो नेगेटिव आएगी, और विघटन ऊर्जा नेगेटिव का मतलब ये अल्फा क्षय की पूरी प्रोसेस जो है
वो स्वतः नहीं हो पाएगी, इसे हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी बाहर से। जबकि ऐसा होता नहीं, हम क्या देखते हैं कि भारी नाभिक स्वतः ही अपने में से विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं और जिसी को हमने रेडियो एक्टिविटी कहा था। तो इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का यहाँ पर उत्सर्जन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इस स्थिति में उत्पाद का जो द्रव्यमान होगा, कुल द्रव्यमान, वो हमेशा मूल नाभिक से ज्यादा होगा, और अगर ऐसा हुआ तो जो विघटन ऊर्जा है वो 0 से कम यानी नेगेटिव होगी, और अगर विघटन ऊर्जा नेगेटिव होगी तो इस स्थिति में ये प्रोसेस स्वतः पॉसिबल नहीं हो सकती। जबकि ऐसा होता नहीं है, ये प्रोसेस स्वतः होती है। तो इसलिए यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होगा। क्लियर है गाइस? तो ये फर्स्ट जो डाउट था ये हमने डिस्कस कर लिया कि क्यों यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है और क्यों यहाँ पे केवल अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन संभव है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल हीलियम का नाभिक होता है और नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के इंडिविजुअल द्रव्यमान से कम होता है। इस स्थिति में यहाँ पर जो उत्पाद के बनेंगे उनका द्रव्यमान इस x के द्रव्यमान से कम होगा, जिससे यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी और ये प्रोसेस स्वतः हो जाएगी। क्लियर? इसके अतिरिक्त दूसरी बात हम डिस्कस कर लेते हैं, समझते हैं। यहाँ पर जो मूल नाभिक है, उस मूल नाभिक में से जब अल्फा क्षय होता है, यानी जब अल्फा पार्टिकल निकलता है और उसके साथ ही जब कोई नया नाभिक भी बनता है, तो बनने वाला नया नाभिक भी स्वयं रेडियो एक्टिव हो सकता है। यानी ये तो रेडियो एक्टिव है ही, मतलब इसमें से तो विकिरण उत्सर्जित हो ही रहे हैं, अल्फा विकिरण या बीटा विकिरण। इससे जो नया नाभिक बनेगा वो नया नाभिक स्वयं भी रेडियो एक्टिव हो सकता है, और इस नए नाभिक में से भी या तो अल्फा क्षय पॉसिबल हो सकता है या बीटा क्षय पॉसिबल हो सकता है। ठीक है? तो बनने वाला नया नाभिक स्वयं भी क्या हो सकता है? रेडियो एक्टिव हो सकता है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ कि अल्फा डीके में मूल नाभिक, अल्फा डीके में मूल नाभिक से बनने वाला नया नाभिक स्वयं भी रेडियो एक्टिव हो सकता है। तो अगर ये स्वयं भी रेडियो एक्टिव हो सकता है तो इस स्थिति में ये स्वयं क्या करेगा? ये स्वयं भी अल्फा या फिर बीटा विकिरणों का उत्सर्जन कर सकता है। अर्थात पुत्री नाभिक, जो नया नाभिक बनते हैं उसे अपन डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं या पुत्री नाभिक कहते हैं। ठीक है? डॉटर नाभिक भी अल्फा या फिर बीटा विकिरणें उत्सर्जित कर सकता है। अल्फा या बीटा विकिरणें उत्सर्जित कर सकता है। तो क्या डिस्कस किया कि अल्फा क्षय में मूल नाभिक से अल्फा पार्टिकल निकलता है और एक नया नाभिक बनता है। ये नया नाभिक स्वयं भी रेडियो एक्टिव हो सकता है, और अगर ये रेडियो एक्टिव होगा तो ये खुद भी अल्फा या बीटा विकिरणों का उत्सर्जन कर सकता है। अब इस पूरी प्रोसेस में हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज बनती है। कौन कौन सी? हमारे पास अगर मूल नाभिक की द्रव्यमान संख्या 4n का पूर्ण गुणज है तो नया नाभिक या इससे आगे बनने वाले सारे ही नाभिक जो है वो भी 4n के पूर्ण गुणज होंगे। मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, फिर हम इसको समझ लेते हैं। तो पॉइंट क्या है कि मूल नाभिक की द्रव्यमान संख्या, मूल नाभिक की द्रव्यमान संख्या A यदि 4n की पूर्ण गुणज है, 4n की पूर्ण गुणज है, तो आगामी समस्त नाभिकों की द्रव्यमान संख्या जो है A भी 4n की पूर्ण गुणज होगी। ठीक है? समझिए इस बात को। अगर हम ये मान लेते हैं कि ये जो मेरे पास मेन नाभिक दे रखा है, मूल नाभिक, इस मूल नाभिक की द्रव्यमान संख्या 4 की पूर्ण गुणज है। किसकी गुणज है? 4 की। तो इसके बाद में जो भी नए नाभिक बनेंगे, Y फिर Z फिर B C, जो भी नए नाभिक बनेंगे उन सभी नाभिकों की द्रव्यमान संख्या भी 4n की भी पूर्ण गुणज होगी। ठीक है? इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात कर ले तो इसका एग्जाम्पल है थोरियम से लेड बनना। ठीक है? देखिए थोरियम जो है उससे लेड बनने की जो प्रोसेस है, लेड,
वो इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि थोरियम की अपन बात करें इसका परमाणु क्रमांक होता है 90 और इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 232, तो 232। और इससे लेड बनने की जो प्रोसेस होती है गाइस, लेड बनने की प्रोसेस, तो इसकी अपन बात करें थोरियम से लेड बनने की प्रोसेस, तो लेड का होता है 82 और इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 208। थोरियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की अगर हम द्रव्यमान संख्या की बात करें 232 है। देखिए यहाँ पे ये 232 4 का पूर्ण गुणज है, मतलब 4 में इसका पूरा पूरा भाग जाता है। तो अगर किसी भी मूल नाभिक की द्रव्यमान संख्या 4 का पूर्ण गुणज है, तो इससे जो भी नया नाभिक बनेगा, भले वो दूसरी बार में बने, तीसरी बार में बने, जो भी नया नाभिक बनेगा उसकी द्रव्यमान संख्या भी 4 की ही पूर्ण गुणज होगी। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, 232 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। मतलब अगर मूल नाभिक जो है, यहाँ पे मूल नाभिक लिखना था तो यहाँ पे लिख देता हूँ मूल नाभिक। मूल नाभिक की द्रव्यमान संख्या A अगर 4 का पूर्ण गुणज है, तो इससे नए जो नाभिक बनेंगे उनकी द्रव्यमान संख्या भी 4n की ही पूर्ण गुणज होगी। अगर इसमें 4 का भाग जा रहा है, तो इससे बनने वाले नाभिक में द्रव्यमान संख्या में भी 4 का ही भाग जाएगा। तो इससे और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो यहाँ पे मैं 3 और पॉसिबिलिटीज लिख देता हूँ। मूल नाभिक लिख लेता हूँ, मूल नाभिक, और यहाँ पे आगामी नाभिक लिख लेता हूँ। ठीक है, आगामी नाभिक। तो देखिए अगर 4n का पूर्ण गुणज है, तो बनने वाले नाभिक की द्रव्यमान संख्या भी 4n की पूर्ण गुणज होगी। अगर मूल नाभिक की द्रव्यमान संख्या 4n+1 का पूर्ण गुणज है, तो आगामी नाभिक की द्रव्यमान संख्या भी 4n+1 की ही पूर्ण गुणज होगी। अगर इसका द्रव्यमान संख्या 4n+2 की पूर्ण गुणज है, तो इसकी भी कितनी होगी, 4n+2 की। और अगर इसकी 4n+3 की पूर्ण गुणज है द्रव्यमान संख्या, तो इसकी भी 4n+3 की ही पूर्ण गुणज होगी। समझिए, इनके एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे लिख देते हैं इनके सामने। ठीक, जैसे हम 4n+1 की पूर्ण गुणज की बात करें, तो ये होता है नेप्टूनियम से बिस्मिथ बनना। ठीक है, नेप्टूनियम से बिस्मिथ बनने की जो प्रोसेस है, तो नेप्टूनियम का द्रव्यमान परमाणु क्रमांक 93 और यह आ जाएगा 237, यह आ जाएगा बिस्मिथ का 83 और 209। इसी तरह से इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, यह आ जाएगा यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 238 से लेड बनने की प्रोसेस, लेड है 82, 206। और तीसरे वाले के एग्जाम्पल की बात करें तो 92 यूरेनियम 235 से ये बन जाएगा वापस लेड 82, 207। तो समझिए हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा कि अगर जो मूल नाभिक है उसकी द्रव्यमान संख्या 4 की पूर्ण गुणज है, तो आगे जो भी नाभिक बनेंगे विघटन से उनकी द्रव्यमान संख्या भी 4 की ही पूर्ण गुणज होगी। अगर इसकी द्रव्यमान संख्या 4n+1 की पूर्ण गुणज है, तो आगामी नाभिक की भी द्रव्यमान संख्या 4n+1 की ही पूर्ण गुणज होगी। ठीक है, अगर 4n+2 की पूर्ण गुणज है, तो आगामी नाभिकों की द्रव्यमान संख्या भी 4n+2 की ही पूर्ण गुणज होगी। और ये 4n+3 की पूर्ण गुणज है, तो वो भी 4n+3 की पूर्ण गुणज होगी। समझिए, जैसे नेप्टूनियम से हम बिस्मिथ बनने की प्रोसेस की बात करें, ये है 237। 237 का मतलब इसमें 4 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा, 4 का भाग जाएगा 236 में और एक पीछे बच जाएगा, मतलब इसकी द्रव्यमान संख्या 4n+1 की पूर्ण गुणज हुई। तो इससे आगे जो नाभिक बनेगा उसकी भी द्रव्यमान संख्या 4n+1 की ही पूर्ण गुणज होगी। कैसे, यहाँ पे देखिए 209 है, 209, 208 में तो 4 का पूरा भाग जाता है, एक बच जाएगा यहाँ पर भी, तो ये भी क्या आएगी 4n+1। तो इसकी द्रव्यमान संख्या 4n+1 की पूर्ण गुणज है, तो इसकी भी 4n+1 की पूर्ण गुणज है। दूसरी तरफ यहाँ देखिए ये है 238, इसमें पूरा भाग नहीं जाता, 236 में तो पूरा जाएगा और 36 के बाद 2 और बच जाएंगे, तो यहाँ भी द्रव्यमान संख्या किसका पूर्ण गुणज है, 4n+2 का। यहाँ पर भी देखिए 206 है, 206 में नहीं जाता, 204 में जाता है, यानी यहाँ पर भी कितना बचेगा, 2 बचेगा 4n+2। यहाँ देखिए 235 है, तो इसमें किसका भाग जाता है, 232 में तो पूरा जाता है, यहाँ पर बच क्या जाएगा, 3 बच जाएगा, तो 4n+3। यहाँ पर देखिए 207, तो 204 में पूरा जाता है, तो यहाँ पर 4n+3। यहाँ पर कुल मिला के बात यह है कि मूल नाभिक की द्रव्यमान संख्या जिसका पूर्ण गुणज होगी, बनने वाले नाभिकों की द्रव्यमान संख्या भी उसी का पूर्ण गुणज होगी। क्लियर है गाइस? तो इन एग्जाम्पल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर काम में ये भी लिख लीजिएगा। क्लियर? ठीक है गाइस, तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा और बहुत अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा। अब हम इसको रफ कर देते हैं और नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इसी में अल्फा डीके का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, गैमो के सिद्धांत के बारे में। ठीक, चलिए
देखिए इधर, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो भी भारी नाभिक अल्फा क्षय दर्शाते हैं, मतलब अल्फा कणों का उत्सर्जन करके क्षयित होते हैं, उनकी जो हाफ लाइफ है, उनकी जो अर्धायु काल है, वो अलग अलग होती है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, यूरेनियम 238 की अगर बात करें, 238 उसकी अर्धायु काल होती है 4.5 × 10⁹ ईयर्स, मतलब बहुत ज़्यादा है। इसमें से अल्फा कण उत्सर्जित होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अल्फा कण उत्सर्जित होने में क्या लगेगा? समय ज़्यादा, क्योंकि इसकी अर्धायु काल ज़्यादा है, मतलब बहुत लंबे समय बाद इसमें सक्रिय नाभिकों की संख्या आधी हो जाएगी। इसका मतलब इसमें से अल्फा कण उत्सर्जित होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। यही अगर हम बात करें 232 की, यूरेनियम 232 की, तो उसका अर्धायु काल केवल 550 सेकेंड होता है, यानी कि बहुत ही कम। तो हम क्या देखते हैं कि अलग अलग नाभिकों की जो अर्धायु काल होती है वो अलग अलग होती है। यूरेनियम 238 की 10⁹ साल है, जो बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें से अल्फा कण उत्सर्जित होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। जबकि यूरेनियम 232 की अर्धायु काल की बात करें तो 550 सेकेंड है, जो बहुत कम है, मतलब इसमें से अल्फा कण उत्सर्जित होने में बहुत कम समय लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है? वाई? इस वाई का आंसर हम हमारे क्लासिकल फिजिक्स में नहीं देते हैं। इस वाई का आंसर हम क्वांटम मैकेनिक्स में देते हैं, जो हायर स्टडीज़ में पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ी सी अप्रोच ज़रूर बताऊँगा, पूरा नहीं बताऊँगा, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि अलग अलग नाभिकों की जो अर्धायु काल होती है वो अलग अलग क्यों होती है। तो इसको हम थोड़ा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करके थोड़ा बहुत इसमें पढ़ेंगे। हमने ये देखा था लास्ट लेक्चर में कि जब कोई भी नाभिक अल्फा क्षय करता है तो उसमें से अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित होता है और एक नया नाभिक बनता है। विघटन की अधिकांश ऊर्जा अल्फा पार्टिकल को मिलती है, जो उसकी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जब अपन ने बात करी थी कि अगर विघटन ऊर्जा 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो इसमें से लगभग 4.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जो है वो तो केवल अल्फा पार्टिकल को गई थी, और बाकी की 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा केवल इस नए नाभिक को मिली थी। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल की ऊर्जा हाईएस्ट से हाईएस्ट कितनी हो सकती है? 5 या 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। जबकि नाभिक के चारों ओर एक पोटेंशियल बैरियर बनता है, एक रोधिका विभव बनती है, वो 36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। समझिए, मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ होता क्या है। देखिए गाइस, हमारे पास जो नाभिक है इस तरह का, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल है जो कि प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे फिलहाल, केवल प्रोटॉन्स की मैं बात करूँ। तो होता क्या है कि नाभिक में धनावेशित पार्टिकल्स होने के कारण यहाँ पर इसकी सतह पर और सतह के बाहर किसी भी आवेश को लाने में हमें कार्य करना पड़ता है, और वो किया गया कार्य इसकी ऊर्जा में संचित हो जाता है, जिसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ लिया होगा, ये नहीं पढ़ा है तो हम वापस इसको जब डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा किस फॉर्मूले से दी जाती है? U बराबर होती है K Q1 Q2 और अपॉन R। ये दो निकाय या दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, जो मैं आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है, तो हम इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा की अगर बात करेगा तो इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा दूरी के साथ परिवर्तित होती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा घटती है। और इसकी सतह पर किसी भी बिंदु की अगर मैं बात करूं तो सतह पर हर एक बिंदु केंद्र से समान दूरी पर है। देखिए, इस बिंदु की बात करूं, ये भी केंद्र से इतनी ही दूरी पर है, ये भी इतनी ही दूरी पर, तो सतह पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान नियत होता है। तो अगर मैं दूरी और विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बीच में ग्राफ बनाऊं तो मेरे पास ग्राफ किस तरह का बनेगा? मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा गाइस। देखिए, इस प्रकार का ग्राफ मेरे पास प्राप्त होता है, जहां पर ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है U, वो होती है K Q1 Q2 और अपॉन R। क्लियर? ये इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। ये वाली रेंज में मान लेता हूँ R1, और यहाँ पे एक और रेंज में मान लेता हूँ, जो मान लेता हूँ मैं R2। ठीक है, ये वाले R, और एक और रेंज में मान लेता हूँ, चलो ये R मान लेते हैं, और बाकी वाले R से ज़्यादा है। ठीक, ये डिस्टेंस 0 मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस करें वो आराम से सुन लीजिए। एक और रेंज मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे R1 मान लेता हूँ, और मान लेते हैं ये दूरी है R2। ये तो नाभिक के अंदर वाला पोर्शन है, यहाँ R1 से लेकर R2 तक नाभिक के अंदर वाला पोर्शन मैंने माना है। ठीक है, तो अब समझिए,
ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ बनता है। ये ग्राफ आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हो, तो मैं इस ग्राफ को नहीं डिस्कस करूंगा कि ये ग्राफ कहाँ से आया। नाभिक के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा दूरी के साथ इस प्रकार से परिवर्तित होती है। क्लियर। अब हम क्या डिस्कस करते हैं कि अलग अलग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का अर्धायु काल अलग अलग क्यों होता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स इसका आंसर नहीं देती है, हम क्वांटम मैकेनिक्स को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, डीप में इसको नहीं समझेंगे। समझे क्या? यहाँ पर ये सिद्धांत माना जाता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से इस अल्फा पार्टिकल के उत्सर्जन से पहले ये अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम का नाभिक इस नाभिक के अंदर है, और जब ये नाभिक के अंदर होता है उस समय इस पर नाभिक का आकर्षण बल लगता है। जब ये न्यूक्लियस से बाहर आता है तब अल्फा पार्टिकल जो है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज, और नाभिक स्वयं भी होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो जब ये नाभिक से बाहर आता है तब इस पे आकर्षण की जगह कूलाम का प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो दो इसमें कौन कौन से पॉइंट है? पहला कि विघटन से पूर्व अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर माना जाता है, न्यूक्लियस के अंदर माना जाता है, जहां इस पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करता है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करता है। कौन सा? न्यूक्लियर का अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, ये तो आपने पहली बात करी। जब ये कहाँ पे होता है? नाभिक के अंदर होता है। जब ये अल्फा पार्टिकल नाभिक के बाहर होता है उस स्थिति में इस पर कूलाम का प्रतिकर्षण बल लगता है। विघटन के बाद, विघटन के पश्चात अल्फा पार्टिकल एवं न्यूक्लियस के बीच कूलाम का प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा लगता है? कूलाम का प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पे डिस्कस करी अपन ने कि जब ये विघटन से पहले अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिव नाभिक के अंदर होता है तब इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और जब ये बाहर होता है तो इस पे प्रतिकर्षण बल लगता है। इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल की एनर्जी मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जबकि नाभिक के चारों ओर विभव का जो पोटेंशियल बनता है, विभव का जो एक रोधिका विभव जो बनती है वो लगभग 36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। ये पोटेंशियल जो दिख रहा है आपको, ये बड़ा सा, ये इसके पोटेंशियल को दर्शाता है, नाभिक के आसपास के विभव को दर्शाता है, जो लगभग 36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। अल्फा पार्टिकल की ऊर्जा तो केवल 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब अल्फा पार्टिकल अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो चिर समस्त भौतिकी या क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि चूंकि नाभिक के आसपास विभव ज्यादा है और अल्फा पार्टिकल की ऊर्जा कम है, तो अल्फा पार्टिकल नाभिक से कभी बाहर नहीं आ सकता। क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल की ऊर्जा तो केवल 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि यहाँ पर नाभिक के आसपास विभव का मान कितना होता है? 36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो इस हिसाब से अल्फा पार्टिकल कभी भी इस नाभिक को पार करके बाहर नहीं आ सकता क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि अल्फा पार्टिकल से भी एक तरंग संबंधित होती है, क्योंकि हम पढ़ चुके प्रत्येक गतिशील द्रव्यकण से एक तरंग संबंधित होती है, और उस तरंग की इस विभव को पार करने की एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी होती है, और इस प्रभाव को हम टनलिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रभाव को हम टनलिंग इफेक्ट यानी सुरंग प्रभाव कहते हैं। मेरी बात समझना, इसे हम सुरंग प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ये हम हायर स्टडीज में पढ़ते हैं। मैं आपको केवल इंट्रो बता रहा हूँ कि अल्फा पार्टिकल की ऊर्जा हालांकि कम होती है, नाभिक के आसपास विभव का मान ज़्यादा होता है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अल्फा पार्टिकल इस नाभिक से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो अल्फा पार्टिकल से जो तरंग संबंधित होती है वो तरंग इस विभव को पार करने की कुछ प्रोबेबिलिटी, कुछ प्रायिकता रखती है, और इस परिमित प्रायिकता के प्रभाव को हम टनलिंग इफेक्ट कहते हैं। समझिए किस प्रकार से। दो बातें मैं यहाँ पे बताऊंगा। अगर किसी अल्फा पार्टिकल की ऊर्जा कम है, जैसे मान लेते हैं कि किसी अल्फा पार्टिकल की ऊर्जा या विभव केवल इतना ही है, यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला मान लेते हैं किसी अल्फा पार्टिकल की ऊर्जा है अल्फा 1, तो अल्फा पार्टिकल की ऊर्जा यहाँ पर इस पोटेंशियल से कम है। देखो यहाँ पे इसकी ऊर्जा कम है, ये पोटेंशियल ज्यादा है, तो इस हिसाब से होगा क्या कि ये अल्फा पार्टिकल नाभिक के इस विभव रोधिका विभव से तब तक टकराता रहेगा जब तक ये इसको पार नहीं कर जाता।
और बाय कैलकुलेशन हमें पता चलता है कि ये लगभग 10⁻38 बार इस विरोधी का विभव से टकराता है और उसके बाद ये इसको पार करके चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10⁻38 बार टकराने में इस अल्फा पार्टिकल को समय ज़्यादा लगेगा और इसी वजह से हम ये देखते हैं कि किसी रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्धायु काल ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें उस अल्फा पार्टिकल को इस विभव प्राचीर से, इस पोटेंशियल बैरियर से बार बार टकराने में ज़्यादा समय लगता है, इसको पार करने में भी ज़्यादा समय लगेगा। इसकी वजह से उसके अर्धायु काल जो है वो ज़्यादा होता है। अगर किसी भी दूसरे अल्फा पार्टिकल की मैं बात करूँ अल्फा 2 जिसकी ऊर्जा ज़्यादा है, तो इस स्थिति में इसको कम ही विभव को पार करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल है, इसको इतना ज़्यादा विभव पार करना पड़ेगा, तो ये बार बार इससे ज़्यादा बार टकराएगा और ज़्यादा बार टकराने के कारण इसको यहाँ से निकलने में ज़्यादा समय लगेगा, जिसके कारण इसका अर्धायु काल ज़्यादा होगा। और अगर किसी दूसरे अल्फा पार्टिकल की मैं बात करूँ जिसकी ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा है, तो इसके लिए विभव प्राचीर की ऊंचाई कम हो जाएगी, मतलब इसको केवल इतनी सी ऊंचाई पार करना है, तो इसको इतनी बार टकराने की आवश्यकता नहीं है। ये कम बार टकराएगा और कम बार टकरा के बहुत कम समय में ही ये इस नाभिक से बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से किसी रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्धायु काल जो है वो कम होती है। तो यहाँ पर अर्धायु काल अलग अलग होने का मेन कारण है कि जो वेव एसोसिएटेड होती है उसकी उस विभव प्राचीर को पार करने की जो प्रायिकता है वो अलग अलग होती है। ये आप इस स्तर पे नहीं समझोगे, ये हायर स्टडीज़ की बात है गाइस। तो इस पूरे सेशन में हमने केवल और केवल अल्फा डीके यानी अल्फा क्षय के बारे में डिस्कस किया। इससे आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम बीटा क्षय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।